देखिए बाबू, भारत में कृषि, अब देखिए बाबू आप लोग जानते हो क्या कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। कृषि के बारे में तो हम लोग क्या है कि जानते हैं, क्योंकि वो सबसे मतलब प्रधान देश में कौन है तो भारत ही है इसका ना। तो जब प्रधान देश है मतलब प्रधान है इसमें बाबू, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बाबू कृषि से वाकिफ हैं और ज़्यादा निर्भरता किस पर होगी, कृषि पर ही होगी ना। तो देखो बाबू देखिए भारत में कृषि है, इस पर जितने इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही यहाँ आप लोग लिखवा रहे हैं ना। इसके बाद आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा लोग ना। देखिए तो भारत में क्या है वो कृषि, और देखिए भारत क्या है कृषि प्रधान देश है, ये सब लोग जानते हैं। और एक बात और समझिए, भारत क्या है जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में नंबर 2 स्थान रखता है, प्रथम स्थान चाइना रखता है। तो एक बात देखिए बाबू कि जाहिर सी बात है जब जनसंख्या ज़्यादा होंगे तो क्या होगा बाबू कि यहाँ भोजन की भी तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। अब भोजन आएगा कहाँ से, पैसा से भोजन मिल जाएगा आपको, और खाली पैसा हो जाए सोना चांदी हो जाए तो भोजन मिलेगा उससे। इसके लिए खेती जरूरत होती है नहीं, क्योंकि हम लोग अनाज खाते हैं, पैसा तो खाते नहीं हैं, ठीक ना। तो आपको ये मालूम है कि भारत क्या है विश्व में जनसंख्या में नंबर 2 स्थान रखता है। तो अब यहाँ क्या है कि ज़्यादा खाद्यान्न की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, मतलब खाद्य फसल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं वो क्या है कि कृषि प्रधान देश क्यों है, क्योंकि यहाँ 55% जो जनसंख्या है वो निर्भर किस पर करती है, कृषि पर निर्भर करती है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत कितने % जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, आश्रित है, तो 55% जनसंख्या किस पर है बाबू, कृषि पर है ना। देखिए वर्तमान जीडीपी के अनुसार क्या है कि 19.9 मतलब देखिए जीडीपी में, मतलब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है नहीं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। इसमें कितना भागीदारी है और कृषि का, तो 19.9% वहीं देख लीजिएगा ना। देखिए तो मतलब आप लोग को ध्यान रखना है कि लगभग 19% भागीदारी निभाता है कौन बाबू, कृषि निभाता है किसमें, वो भारत के जीडीपी में। समझ ना बात। चलिए अब देखिए हम देखते हैं बाबू क्या कि जब आप जान रहे हो कि कृषि पर 55% जनसंख्या इस पर आधारित है, मतलब सबसे ज़्यादा, अरे 100% होता है लेकिन 55% जनसंख्या इस पर आधारित है, तो वो क्या होगा कि यहाँ जगह जगह पर कृषि होती होगी। तो हम देखते हैं वो कैसी कृषि यहाँ होती है ना। देखो CSO के अनुसार, CSO का अर्थ क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक ना। तो इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए बाबू आप कृषि करते हो तो कोई चीज़ बेचते हो तो क्या होता है वो हमारा वाणिज्यिक काम भी होता है उससे नहीं। तो व्यापार यही है कि अगर हम धान उपजाए हैं वो तो धान बेचेंगे, पता नहीं गेहूँ उपजाए तो गेहूँ बेचेंगे, ठीक ना। तो देखो तो बाबू CSO के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटी गई है, तो 3 भागों में बांटी गई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए अब देखिए भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, कृषि न है, सबसे प्रथम वो क्या है क्षेत्र, कृषि न है कि नहीं बात। आप भी देखते हो क्या है, और देखना सब कृषि में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कैसी बेरोजगारी दिखाई देती है, तो अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, अदृश्य बेरोजगारी। उसके बारे में बता देंगे आप लोग अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। जैसे मान लो कि 1 कट्ठा खेत है आपके पास, है ना जी, 1 कट्ठा खेत को एक आदमी भी कर सकता था, नहीं कर सकता था। और इसमें देखिएगा हमारे तो क्या है 1 कट्ठा खेत है उसमें सब लगा है, पूरे घर लगा हुआ है नहीं, सब लोग जितने सदस्य हैं वो लगा हुआ है 1 कट्ठा खेती करने में। अगर खुद सोचो कि ये एक आदमी से हो सकती थी, बाकी मान लो 4 सदस्य है इस घर में, 4 सदस्य है इस घर में, अगर इसमें से 1 सदस्य इसमें लगे तो 3 सदस्य बचे ना जी, और 3 सदस्य ये अलग अलग काम करते हो बाबू, तो क्या होता है ज़्यादा हमको बेनिफिट होता है। लेकिन देखना ये सब लोग लगल हैं, अंडा पोठी सब इसी में लगल है नहीं, खेती करने में लग रहा है कि नहीं बात। ये देखिएगा हम लोग तरफ है नियम, है ना बात। देखिए तो अब बताइए, तो मेन रूप से मुख्य रूप से मेहनतना किसका आ रहा है, 1 आदमी का आ रहा है, बाकी 3 आदमी कहाँ गए, बेरोजगार हो गए, पता ना। लेकिन ये कहेंगे ना कि हम खेती कैले हैं, हमरो हिस्सेदारी है। लेकिन बाबू देखो तो, लेकिन रियलिटी तो ये है ना बाबू कि ये क्या थे बाबू, ये अपना समय बर्बाद किए थे उसमें, ये 1 आदमी के काम का है ना बात। इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, समझ ना बात। देखिए मतलब दिखाई नहीं देगा बेरोजगारी है, ठीक ना। तो देखो तो बाबू हम यहाँ देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र नहीं, यहाँ क्या है कृषि है नहीं, और बाबू क्या है जीडीपी में इसका योगदान कितना है, अभी हम आप लोग बताया कि 19% क्या है वो योगदान है, कहाँ वो इसका जीडीपी में कृषि का, ठीक ना। अब देखिए और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में होता है। तो उद्योग धंधों का कितना मतलब भागीदारी रहता है, 26% भागीदारी रहता है ना, समझ ना बात।
मतलब जो उद्योग धंधे हैं इसका जीडीपी में कितना परसेंट भागीदारी रहता है, तो 26% रहता है। और सबसे बाबू क्या आता है, सेवा क्षेत्र। आप देखिए बाबू ये 55% भागीदारी निभाता है। देखिए कैसे निभाता है, ये बाबू चारों तरफ है, उद्योग धंधे तो चारों तरफ है नहीं ना, लेकिन सेवा क्षेत्र जितने आप देखते हो ना, गाड़ी से आप लोग आते हो जाते हो, कोई गाड़ी है, हाँ लगे, सब सेवा क्षेत्र है ये सब ना। तो अब तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या ज्यादा है ना, हर एक, तो ये सेवा क्षेत्र आते हैं। तो सेवा क्षेत्र की क्या होता है, 55%। कोई सामान भी आपको ला कर दे रहा है आपके घर ना, तो वो सेवा है, क्या है वो, सेवा क्षेत्र है, समझ ना बात। तो इसका वो कितना भागीदारी है, तो 55% भागीदारी है। लेकिन बाबू देखो इसका 55% भागीदारी किसमें है, जीडीपी में है, लेकिन ये आश्रित लोग यहाँ के 55% इस पर है, कृषि पर है, ठीक ना। तो बहुत बड़ा देख रहे हो अंतर आ जा रहा है ना यहाँ से। नहीं, अब देखिए भारत में कृषि हम देखते हैं वो क्या है कि यहाँ 55% जो कृषि होती है ना, वो किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है ना। अब 45% सिंचित क्षेत्र, जैसे आप देखिएगा कि आपके तरफ धान बहुत ज्यादा बोया जाता है, इधर नहीं, देखना ना इधर, तो यहाँ नहर की व्यवस्था है, तो ये क्या है, सिंचित क्षेत्र है। अगर बारिश हो या ना हो, नहर अगर आ गई तो आपकी खेती हो जाएगी। लेकिन बाबू बहुत सारे जगह ऐसा है बतना कि जहाँ क्या है कि आप बतना मतलब मानसून पर बारिश होगा तभी, अब ट्यूबवेल से कितने लोग खेती करेंगे बतना। तो क्या है बाबू, मानसून पर यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग बाबू आश्रित रहते हैं खेती पर, और यही कारण है कि हम लोग खेती में धोखा खा जाते हैं। नहीं, ऊपर मानसून सही रहा तो खेती हो गया, नहीं सही रहा तो फसल मर गया, समझे ना बात। तो अब यहाँ सिंचित क्षेत्र है वो 45% भाग पर है ना। तो देखो तो मतलब ज्यादा मात्रा में कौन है, मानसून पर आधारित खेती है ना, इसीलिए किसान के यहाँ वो धोखा खा जाते हैं, गरीब है। और इस पर सरकार को उतना अब ध्यान दे रहा है सरकार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना बाबू कि सरकार तो ध्यान दे रहा है, लेकिन बाबू लूट खसोट ज्यादा मची हुई है, नहीं मची हुई है, ऊपर से नीचे तक तंत्र क्या है, भ्रष्ट हो चुका है। तो अब आपको मिलेगा तब ना, अब कौन किसान को मिल रहा है, और यहाँ छोटे छोटे किसान ना ज्यादा है, उनका तो कोनो वैल्यू नहीं मिल रहा है कोनो वैल्यू है ना बात। चलिए अब ये बाबू क्या है कि हम देखते हैं भारतीय किसान, हमारे किसान किस तरह के हैं, ठीक ना। तो देखिए बाबू क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि मानसून पर आधारित कितने मतलब कितने परसेंट लोग मतलब कृषक मानसून पर आधारित है बाबू, तो 55% नहीं कृषि, और कितने और सिंचित है तो 45% भाग सिंचित है यहाँ ना, जहाँ नहर वहर की व्यवस्था है, मतलब बढ़िया पानी के साधन की व्यवस्था है, यहाँ नहीं है ना। चलिए भारतीय किसान देखते हैं, देखो तो बाबू 60 से 65% पारंपरिक हैं। पारंपरिक समझते हो, अच्छा देखिएगा आपके तरफ क्या ज़्यादा बोया जाता है, धान बोया जाएगा, गेहूं बोया जाएगा, यही ना बोया जाएगा। तो ये पारंपरिक ना कृषि हुआ, यही ना पारंपरिक कृषि हुआ, जो हमारे बाबू पूर्वज करते आ रहे हैं, जैसे वैसे हम भी करते आ रहे हैं ना। अब ये क्या है, जिसे खदान फसल आता है, ये कौन फसल है, खदान फसल है। खदान फसल कौन होता है, जो हम खाने में डेली यूज करते हैं ना। अब चिनिया बादाम खदान फसल नहीं है, चिनिया बादाम नहीं डेली खा सकते आप ना, ध्यान रखिए। 35 से 40% वाणिज्यिक फसल। अब वाणिज्यिक फसल में क्या आता है कि जैसे वो लोग तरह तरह का, जैसे मान लो पिपरमेंट लोग बोते हैं बात ना, सब्जी वब्जी उगाते हैं लोग बात ना, ये मतलब तरह तरह का जो खेती करते हैं लोग, जिससे क्या होता है वो पैसा आता है, मतलब जो आप अभी भी जाकर मार्केट में उसको बेच सकते हो, जिसका रेट भी बढ़िया मिलता है ना। जिससे कपास के लोग खेती करते हैं ना, मतलब मशरूम का खेती कर रहे हैं, ये तरह तरह का जो खेती है वो, ये सब क्या होता है, वाणिज्यिक फसल है, मतलब जो व्यापार की दृष्टि से किया जाता है ना। तब कहोगे सर गेहूँ व्यापार की दृष्टि से नहीं किया जाता है, तो देखो तो गेहूँ बाबू व्यापार की दृष्टि से कैसे करोगे, इतना खेते नहीं है तुम्हारे पास। और बाबू क्या है कि इसका रेट भी कम मिलता है, इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है ना। वाणिज्यिक खेती का रेट ज़्यादा मिलता है, इसका वो क्या होता है कि इसका रेट कम होता है ना। अब तो अभी बाबू धान हुआ है ना, धान के बाद जितने लोग पास धान हुआ है, गृहस्थ के पास मतलब किसान के पास, वो बहुत बेचैन है, ठीक ना। मतलब गाजरा के भाव अभी बिकाएगा नहीं बिकाएगा, ऐसे ही बाबू बात ना। अब व्यापारी आकर ले जाएगा सब, यहाँ से ले जाकर स्टॉक करेगा सब उसको, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सुविधा हैं। ले नहीं रहा है, हाँ। तो अब क्या हो रहा है, वो क्यों लेगा, वो जान रहा है कभी किसान का है, किसान का वो ऐसे ही चीज़ बेच दिया जाता है ना। अब जब वो व्यापारी के हाथ में पहुँच जाएगा तो वो तुम्हारा 20 रुपया, उसका वही हो जाएगा 40 रुपया, नहीं 50 रुपया, ऐसे वो स्टॉकिस्ट है, वो ले जाकर स्टॉक कर देगा। तुम्हारे पास क्या है, मजबूरी है ना बात। तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास 10 क्विंटल धान हो जा रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस धान को कहीं रख सकते हो, उसको रखोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि वो धान खराब हो जाएंगे, नहीं घुन लग जाएंगे उसमें, मतलब हुआ हो जाएगा, बहुत सारे चीज़ है बतना, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, उसको सोचोगे जैसे ही भाग। और ये व्यापारी जानता है कि इसके पास रखने की जगह नहीं है, आज नहीं तो कल क्या करेगा, वही बेचबे करेगा ना, है ना बात। तो इसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं ना। हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए
अभी भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल में बाबू 51% क्या होता है, कृषि होता है। भाई कुल क्षेत्रफल है, भारत मान लो है, ये भारत है, इस पर चारों तरफ खाली कृषि नहीं ना होगा भाई, कृषि नहीं ना होगा इस पर। अब कृषि होता रहो कहाँ से, पता ना, और तो चीज़ें इसमें पहाड़ है, पठार है, नदियाँ हैं, सब चीज़ें नहीं। तो कुल क्षेत्रफल का वो क्या है, 51% बाबू भाग पर बाबू कृषि होता है, 21% वन है, इसमें 24% भूमि है और 4% क्या है, चरागाह है, ठीक ना, चरागाह भी तो चाहिए, है ना बात। देखिए अब हम आते हैं फिर बाबू क्या कि भारतीय किसान के समक्ष समस्या क्या है। देखिए समस्या आ गया ना, कैसे आप कह रहे हो कि विधान क्या है सर, बिचाइए ना रहा है, नहीं, लोग परेशान है, किसान क्या है, परेशान है कि 1 रुपया मतलब ज़्यादा में बिक जाए किलो पर, नहीं, लेकिन वो नहीं बिक रहा है, बिक रहा है। देखिए क्योंकि वो क्या है कि यहाँ किसान के पास ज़्यादा हो गया है, नहीं, और सरकार क्या बोलती है, हम किसान को वो मतलब क्या करते हैं, संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण कहाँ दे रही है सरकार आपको किसान को, नहीं, लूट के तो लेके जा रही है, यहाँ से आप मेहनत कर रहे हो, वो लूट ले रही है, लेके जा रही है। और व्यापारियों, बड़े बड़े व्यापारियों को क्या कर रही है, वो संरक्षण दे रही है, नहीं दे रही है, खुद देखिए आप ना। देखिए अब भारतीय किसान के समक्ष समस्या, नहीं, मानसून पर निर्भरता, ये मानसून पर निर्भर रहते हैं लोग, है ना बात, क्योंकि आप देख रहे हो कि 55% क्या है वो मानसून पर निर्भर है, और वो 45% भाग ही हैं कि जहाँ वो व्यवस्था है, नहीं, इसलिए क्या होता है, जुआ होता है। हुआ तो कृषि हुआ, नहीं तो गया तो वो चला गया, चलो रिस्क खेल लेते हैं एक बार, यहाँ रिस्क पे ही कृषि होती है भारत में, नहीं। अब ये बीज की गुणवत्ता क्या होती है, निम्न होती है। बीज की गुणवत्ता जब निम्न होगी तो पैदावार क्या होंगे, कम होंगे, पैदावार क्या होंगे, कम पैदावार होंगे, नहीं होंगे। जब बीज की गुणवत्ता निम्न होगी बाबू तो पैदावार क्या होंगे, कम होंगे ना। दूसरी बाबू बात क्या है, कृषक अशिक्षित है, यहाँ कोई शिक्षा का मतलब क्या है, साधन नहीं है, लोग बाहर से नहीं आ रहा हो, कृषक क्या करते हैं कि कृषक लोग को ट्रेंड करते हैं कि आप ऐसे कृषि कीजिए, आप ऐसे खेती कीजिए, तब ना पता ना, तब वो लोग क्या होता है कि नए ढंग से कृषि करना शुरू कर देते हैं, समझ ना बात। लेकिन यहाँ क्या है, अशिक्षित है और परंपरावादी हैं, मतलब अगला साल धान, यही नियम है, अगला साल धान कटेगा तो गेहूं, गेहूं कटेगा तो धान कटेगा तो गेहूं, नहीं, और उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि अपना पेटे भरने में वो बेचारे क्या होते हैं, लोग परेशान रहते हैं, नहीं। दूसरी बात क्या है कि कृषि जोत क्या है, छोट है, यहाँ क्या है वो छोटे छोटे कृषि, मतलब खेत, मतलब किसान के पास खेत क्या है, वो छोटा छोटा खेत है, नहीं, थोड़ा थोड़ा खेत है ना बात। तो उसमें बाबू अब खदान नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या, उनके साथ मजबूरी है ना जी, नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या। अब मान लो कि 1 बीघा खेते हैं, उसमें वो क्या हुआ कि उसमें बो दिए सब्जी वब्जी, और सब किसान यही सोच लिए तो वो क्या होगा, आफत पड़ जाएगा, भोजन का नहीं पड़ जाएगा। तो हमारे तरफ जो किसान होते हैं अधिकतर क्या करते हैं, जो छोटे किसान बाबू, वो बेचने के लिए नहीं बोते हैं, अपने खाने के लिए बोते हैं, समझ ना बात, क्योंकि वो जितना खेत रहेगा उतना ही ना बोएंगे, है कि नहीं बात। तो कृषि जोतों का छोटा आकार है यहाँ, नहीं। अगर किसी के पास कृषि मतलब ज़्यादा है खेत बाबू, अब वो बाबू ज़्यादा उपज भी लिए तो वो और कपार के ग्रह हो गया, नहीं हो गया कि नहीं। ये कहाँ जाए, कहाँ लेकर जाए, इसे रख सकते नहीं, घर में जगह तो है नहीं। इसका फायदा वाणिज्यिक वर्ग उठाता है, कौन उठाता है, वाणिज्यिक वर्ग, बड़े बड़े व्यापारी उठा लेते हैं, क्योंकि इनके पास वो भंडारण की अपर्याप्त सुविधा है, सुविधा है ही नहीं, रखेंगे कहाँ, अपने कपार पर ढोले चलेंगे, उससे मरिए जाएंगे, नहीं। और वो गिद्ध की तरह वो लोग देखते रहता है सब, नहीं, कैसे लूटना है इन लोगों को, और वो आते हैं अब कम पैसा पर उठा के इन लोग का चल जाते हैं। अभी वो पूंजी अपने मिलाते हैं तो कहते हैं कि बाप रे क्या फायदा भइल, 10,000 लागल 12,000 फायदा भइल, 10,000 लागल अब 12,000 के बिकाइल, मतलब 2,000 फायदा भइल, है ना बात। इनकी मेहनत, और बाबू वो ले गया, ले जाकर उसे खूब बढ़िया से पॉलिश करा दिया चावल को, अब बेच रहा है 50 रुपये किलो, नहीं है कि नहीं बात, क्योंकि उसके पास सारे सुविधा है, सरकार ने उसको सारे सुविधा बाबू आवंटन कराई है। यहाँ देखो अब क्या होता है कि अब देखो बाबू चारों तरफ ऐसे ऐसे व्यवस्था की जाए, भंडारण मतलब गृह बनवाया जाता, नहीं, तब न जाकर ये छोटे छोटे किसानों को बाबू क्या होता, फायदा होता कि चलो जब महंगा होगा तब बेच देंगे। और जब ऐसा हो जाता ना बाबू तो क्या होता कि महंगाई उतना बढ़वे ना करता, बढ़ता महंगाई उतना, है ना बात। जांच दिया गया, क्या किया गया कि जांच दिया गया था के, और जब वो एकदम क्राइसिस हो गया तब धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, नहीं। तुमको प्यास लगल है ना, 2-2 बूंद पानी छोड़ा जा रहा है, तो भाई ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अब सोचो कि भाई 5 रुपये दिए कज के देके ले ले, भाई जान तो बचे कैसे हूँ, क्योंकि आपको बहुत जीना है, तो क्या है, जीने के लिए वो इसको खाना है, इसके बिना तो आप नहीं रह सकते हो, नहीं तो फिर भूखे मर जाओगे आप, नहीं। अब देखो हम देते हैं ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण, ठीक ना। ये क्या था, भारतीय किसान के समस्याएं थी। अब ऋतुओं के आधार पर बाबू ये देखो, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ ये वाणिज्यिक क्षेत्र है ना जी, लेकिन यहाँ कृषि का वर्गीकरण हो रहा है ऋतुओं के आधार पर। तो देखते हो
कभी धान बोआता है तो उसके बाद गेहूं बोआता है, उसके बाद तरह तरह का हर एक का सीजन अलग अलग है, ऋतु अलग अलग है। देखिए रबी फसल, कौन फसल है ये? रबी फसल इंपॉर्टेंट है। इसका अक्टूबर और नवंबर में बुआई होता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप लोग कृषि प्रधान देश के आदमी है भाई, कृषि के बारे में सब लोग जानते हैं कुछ ना कुछ ना। अक्टूबर और जो नवंबर के अभी महीना जो चल रही है, नवंबर दिसंबर की महीना चल रही है, ये ठंडी का मौसम है ना बात। मतलब रबी बाबू कौन सा फसल हुआ? शीत ऋतु का फसल हुआ नहीं, बात समझे ना आप लोग। इस समय क्या बोया जा रहा है? देखिए तो गेहूं बोया जा रहा है, गेहूं, चना का, मटर, सरसों, ये सब बोया जा रहा है, ध्यान है ना बात। तो ये वो कॉम्बिनेशन याद रहे, कौन चीज कौन मतलब साथ बोया जाता है, तो बाबू आपको ये याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? अभी आप देखिए तो गेहूं बोएगा, चना का साग मिलेंगे आपको नहीं, खेसारी, मसूरी, मसूरिया नहीं, मसूरिया नहीं, खेसारी, मसूरी, बतना, ये सब दाल दलहन सब बाबू बोया जाएगा ना। चना डालेगा ना है नहीं। तो देखिए तो बाबू, और बाबू कटाई कब होगा इसका? तो अब अक्टूबर नवंबर, तो आपको जाहिर सी बात है कि मार्च अप्रैल में इसका कटाई की जाती है ना। तो ये तो बात ध्यान में आ गई ना। गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है, अब जितना जितना है इसके साथ जो बोएगा आप ध्यान कर लीजिएगा। ये वो क्या होते हैं? रबी फसल होते हैं। इसमें से पूछ देगा कि मटर कौन सा फसल है, रबी है, खरीफ है, जायद है, कौन सा है? तो रबी फसल है, क्योंकि ये गेहूं के साथ ही बोया जाता है, मतलब गेहूं के समय इसी का कॉम्बिनेशन है, इसी में बोया जाता है। नहीं, तेलहन भी आप देखते हो कि इसी समय तोरी, सरसों मिलता है नहीं। अब देखो खरीफ क्या होता है, देखो तो खरीफ की बुआई कब होती है? जब ये मार्च अप्रैल में कटाएगा, तब कटाते कटाते नहीं ना बो दोगे, तो वो क्या होता है? जून जुलाई में फिर खेत को बनाई जाती है, फिर बोई जाती है नहीं, जून जुलाई में। और ये कटाया कब बाबू? नवंबर और दिसंबर में, है ना बात। तो अभी आप बताओ तो ये अभी कौन फसल कटाई है? इधर धान कटाया है, धान कटाया है ना। तो धान कौन है? खरीफ है। धान कौन है? खरीफ है, बात समझ ना। अभी जो फसल कटाया है वो धान कटाया है, तो एक कटाया है तो एक बुआएगा नहीं। यही तो हमारी पारंपरिक कृषि पद्धति है ना जी, पारंपरिक कृषि पद्धति। अब तो अब क्या है कि धान है नहीं, बाजरा, मक्का, कपास ना, जूट, गन्ना, उड़द, ये सब एक सीजन में बोआता है, समझ ना बात। तो ये कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। चलिए अब ये जायद फसल कौन होता है? ये देखो क्या होता है, इन दोनों के बीच में, बीच के समय में भी बोआता है नहीं, देखो तो मार्च में, और वो कटाई जून में हो जाएगा। तरबूजा, खरबूजा आएगा ना, गर्मियों में एकदम मिलता है, वही है ये सब बात ना। तो ये जायद फसल है नहीं। अब एक नगदी फसल आता है, वो नगदी फसल कौन आता है? बस तोड़ के जगह मार्केट में बिका है, बेचा है, वो नगदी फसल होते हैं ना। बेदाम उदाम ये सब कौन सी में आ जाता है? नगदी फसल है, ये सब मूंगफली सब नगदी फसल में आ गए। ये जायद फसल क्या होता है? नगदी फसल में आता है। ये खरबूजा क्या, इसको कथी करते हो, फिर लेकर वो घर रखते हो साल भर, और उसके बाद बेचते हो, है ना बात। ले बस तोड़े के लेकर वो क्या कर दिए बात ना। तो ये सब क्या होता है? नगदी फसल में आते हैं, समझ ना बात। अब ये क्या है कि विभिन्न कृषि क्रांतियां जब देखा गया क्या बाबू कि पूरे वर्ल्ड में इसकी समस्या थी, खाद्यान्न की समस्या थी, खाद मतलब जो फसल थे इसकी समस्या होने लगी, तो लोग तरह तरह के सोचने लगे। कुछ लोग सोचे इस पर कि नहीं भाई क्या किया जाए कि इसकी पैदावार में वृद्धि हो जाए। तो वो थे हरित क्रांति। क्या हुआ? वो हरित क्रांति का जन्म होता है 1963 में, यूएसए और मैक्सिको में होता है। कहाँ होता है? यूएसए और मैक्सिको में होता है। वो कौन होते हैं जनक इसका? नॉर्मन बोरलॉग होते हैं नहीं। और देखो तो ये ऐसी क्रांति हुई जिसमें तलवार से कोई क्रांति नहीं हुई, न वाद से क्रांति हुई बात ना। मतलब क्या हुआ कि ये फसलों के लिए क्रांति हुई, मतलब फसल के पैदावार को बढ़ाया गया ना, समझ ना बात। इसमें कोई गोली बंदूक नहीं चली थी। चल लग रहा है खेत बोते तो गोली बंदूक चलता है क्या? नहीं ना। हाँ चलिए, तो ये क्या है? नॉर्मल पूछेगा क्या कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन थे? तो एस स्वामीनाथन, पता एस स्वामीनाथन। अब प्रथम नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार इन्हीं को मिला था भारत में, एस स्वामीनाथन को ही मिला था ना। अब देखिए क्या हुआ कि मेनली चीज बाबू यहाँ बात भी हो तो किस पर होगी बाबू? तो चावल और गेहूं पर ही बात होगी, मतलब धान पर ही बात होगी बात ना, क्योंकि यही ना बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोग खाते क्या है? चावल खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं बात ना। तो इसी का पैदावार बढ़ाया जाएगा, तभी ना भूखमरी कम होगा, तभी नहीं भरेगा। नहीं ये भर मूँगफली से भर लोगे, दाल पी के भर लोगे खाली, नहीं ना। तो अब क्या हुआ बाबू कि अब इसमें कौन, देखो हरित क्रांति में फायदा किस अनाज पर हुआ था बाबू? तो याद गया सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं पर और चावल पर हुआ था ना। भारत में देखिए बाबू जब ये हुआ बतना देखिए, और विश्व में बाबू 1963 में बतना, और भारत में बाबू 1966 में बाबू शुरू किया गया। वो भारत बाबू क्या है कि जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है नहीं। तो यहाँ खाद्य फसल बाबू
अति मतलब आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा होगा, वो जनसंख्या ज़्यादा है ना जी, तो ज़्यादा आदमी के बना पेट भरने के लिए ज़्यादा ना हमको अनाज की जरूरत होती है ना। तो यहाँ आओ, ये लोग सोचे एस स्वामीनाथन ने, और यहाँ गेहूं और चावल की पैदावार क्या हुई, ज़्यादा हुई। गेहूं बढ़ गया 3 गुना और चावल बढ़ गया 4 गुना। समझ ना बात। और जौना खेत में 1 किलो चावल हो रहा था वहाँ 4 किलो होने लगा। समझ ना बात। जौन खेत में 1 किलो चावल हो रहा था वहाँ 4 किलो, जौना खेत में 1 किलो गेहूं हो रहा था वहाँ वो 3 किलो गेहूं होने लगा। समझ ना बात। तो पूछेगा कि हरित क्रांति के प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा था, तो चावल और गेहूं पर। इसमें प्रभाव कहाँ नहीं पड़ा था, ऐसा खराब प्रभाव कहाँ पड़ा था वो, तो मोटांजियों पर पड़ा था, जिससे दलहन उलहन के पौधों पर पड़ गया था। समझ ना बात। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्रांति है। अब देखो जैसे ही ये क्रांति हुआ तो देखो क्रांति जितना हुआ है ये खाने वाला क्रांति है सब, ठीक ना भाई। आदमी बढ़ेंगे तो भाई पैदावार ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो एक क्रांति होता है हरित क्रांति, खदान के क्षेत्र में हुआ था, एस स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति दूध के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो इसको भी जरूरत पड़ेगी, तो वर्गीस कुरियन थे। तो श्वेत क्रांति जना कौन थे भारत में, वर्गीस कुरियन थे। पीली है वो पीली क्रांति, एक क्रांति है तो तिलहन से होगा, तेलों में जरूरत है तो ही ना छौक छौक खाओगे पकौड़ी। आए खाली गेहूँ भात से हो जाएगा हो, सप्ताह में तो नीचे होबो न करी, है ना बात। आए चलिए कोई बात नहीं है। नीली क्रांति, अब बाबू नीली क्रांति बाबू इनको कैसे छोड़ दें हम लोग, क्योंकि बाबू यहाँ क्या होते हैं कि मांसाहारी भी तो लोग रहते हैं। तो मत्स्य क्या हो, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक ना। लाल क्रांति झींगा से, झींगा आप लोग देखे होंगे ना। बादामी क्रांति हुआ है मसाला से, सुनहरी क्रांति हुआ है फल से, रजत क्रांति हुआ वो अंडा से, काली क्रांति हुआ वो पेट्रोल से, और गोल क्रांति आलू से। ये सारे क्रांति आप याद रखिए ना। कि पूछेगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा से है। और बादामी क्रांति हुआ वो तो मसाला से, सब रंग पर है। सुनो देखिए, सुनहरी क्रांति वो किससे है, तो फल से है। रजत क्रांति किससे है, तो अंडा से है। और वो क्या है, काली क्रांति किससे है, पेट्रोल से है। गोल क्रांति किससे है, आलू से है। नहीं मतलब ये क्रांति क्यों की गई, इन लोग गोली मारने के लिए, इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, है ना बात। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो खदान भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और खेत बहुत दिनों दिन कम ना होते जा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, खेत नहीं ना कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब क्रांति बात ना देखते हो ना, हाइब्रिड लोग बोलते हैं, यही ना क्रांति है। नहीं आप भी जाते हो तो अब हो तो वो क्या होता है कि सोचते हो क्या, मार्केट जब लाते हो तो बोलते हो ना कि मैं क्या कोई चीज़ का मतलब पौधा लगाने के लिए आप जाते हो तो बोलते हो हमको हाइब्रिड दीजिएगा, ठीक ना। मतलब क्या उसके मतलब कि ज़्यादा फलने वाला, ज़्यादा फलने वाला ना। तो वहीं सब उसी सब क्रांति के चलते ही ये सब बाबू हाइब्रिडेशन मतलब तरह तरह के बहुत नस्ल तैयार किया गया इन लोग का। और बाबू क्या किया गया, उसको बोया गया, उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब में पैदावार होने लगा। नहीं तो पहले क्या था वो तो बीज की गुणवत्ता क्या थी, अभी वो बीज की गुणवत्ता वो निम्न है। ऐसी बात नहीं चारों तरफ इसकी उपलब्धता है, सब लोग क्या हो यही सब बोल रहे हैं, ऐसा बात भी नहीं है। क्योंकि हम अभी भी अपने पारंपरिक खेती पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। समझ ना बात। याद कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको हर एक एग्जामिनेशन में